हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सनत कुमार कुशवाहा प्रॉपर्टीज़ आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज से। और आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके साथ, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो बने रहें वीडियो के आज तक। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबाएँ, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो वीडियो हम आपके सामने लाए हुए हैं, इस वीडियो में हम रखने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्य जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। और ये वीडियो हमारा शुरू होता है उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप किसी प्रॉपर्टी को सर्च करके फाइनल स्टेज पे ओनर के साथ मीटिंग पे बैठे हुए होते हैं। और वीडियो हमारा एंड होता है जब आपको फाइनल ट्रांजेक्शन के बाद, ट्रांजेक्शन के साथ चाबी मिलती है, फिजिकल पोजीशन मिलती है, उस समय हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमने करनी होती है, कोई चीज़ पसंद आने के बाद जब फाइनल मीटिंग पे हम बैठते हैं, तो उस समय से लेके डील फाइनल करने तक हमने 3 पहलुओं में इसे रखा हुआ है। पहले रखा हुआ है ड्यूज, कि इस प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई ड्यूज बाकी न रह जाए। वैसे तो जो भी कंसर्न पर्सन होगा, जो भी सेलर होगा, वो आपको सारी चीज़ें बता के चलेंगे। फिर भी आपने ध्यान रखना है, यदि आप एक परचेज़र हैं और यदि आप सेलर हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो हम सेलर और परचेजर दोनों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो और दूसरा नंबर जो आता है वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट टाइटल, और तीसरा आता है आपका पेमेंट। तो सबसे पहले हम जो ड्यूज़ हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। ड्यूज किसी तरीके का भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो बिजली का बिल हो, गैस का कनेक्शन का बिल हो, लोकल अथॉरिटी का हो, एमसीडी, या जैसे कि किसी भी राज्य में है, जैसे कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ इस समय, तो दिल्ली में एमसीडी है। आप किसी और राज्य में होंगे तो उस राज्य का अलग जो है कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का अलग से जो है टैक्स जाता होगा। लोकल अथॉरिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो हमें देने होते हैं। फाइनल डील के समय पे हर तरीके से नो ड्यूज वहाँ से हमें लेना है। नहीं न्यू ड्यूज़, जिन डिपार्टमेंट से न्यू ड्यूज़ नहीं मिल सकता, वहाँ से हमें ड्यूज़ के क्लियरेंस करके चलने हैं, वो नहीं छूटने चाहिए। आती है अगली बात हमारी डॉक्यूमेंटेशन की। तो सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे किसी प्रॉपर्टी को फाइनल करने की, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमारा बनता है वो बनता है सेल एग्रीमेंट। तो मैं तो प्रेफर करूँगा और लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आपने सेल एग्रीमेंट कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिनको फॉलो करने के लिए हम कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। सामने वाली पार्टी गुड फेथ पे डील करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आपने एग्रीमेंट को कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना है। एग्रीमेंट जब भी आपके पास आता है, आपने उसमें स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे नहीं जाना है, उसको पढ़ना है, एक एक कॉलम को पढ़ना है, क्योंकि आपकी सारी डील इसी एग्रीमेंट पे चलनी है। दिए गए हर कॉलम को, हर वर्ड को बारीकी से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। होने के बाद ही उसके अंदर जो भी अर्नेस्ट मनी एडवांस बयाना का वर्ड यूज़ किया गया है उसको देखें। और डील हम कितने दिन में फाइनल कर रहे हैं, ये वर्ड वहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। टाइम ऑफ ड्यूरेशन, बहुत सारी और भी टर्म्स कंडीशन है, वो देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टर्म्स कंडीशन आपके लिए नहीं, सेलर के लिए हो, और सेलर के लिए नहीं बल्कि परचेजर के लिए हो। ये दोनों लोगों पे डिपेंड करता है, तो दोनों लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, जब भी आप फाइनल डील पे बैठे होंगे, ओरिजिनल फाइल आपके पास होगी, आपने देख लिया होगा, एक्सपर्ट की राय आपने ले ली होगी, नहीं ली है तो ले लीजिएगा। यदि आप लोन केस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंक अपने आप वेरीफाई कर लेगी। यदि बैंक केस है, ओरिजिनल फाइल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बैंक से जो भी मॉर्गेज के टाइम पे बैंक ने एक रिसीविंग दी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो रिसीविंग आप अवश्य देख लें। क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी को रीपेमेंट के बाद वहाँ से पेपर आएंगे, प्रॉपर्टी हमेशा जो है नो ड्यूज नो एनओसी इशू करती है, आप वो ज़रूर ले लें। बात आती है अब एग्रीमेंट के बाद अगला स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। जब भी कंसर्न पर्सन, एडवोकेट, डीड राइटर, जो भी किसी न किसी को आप हायर करेंगे, वो पर्सन आपको जब भी सेल डीड की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताएंगे तो आपको सबसे पहले वही बताएंगे कि साहब ये सेल डीड का फॉर्मेट है, आप ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आप इसमें नाम पते एड्रेस वगैरह चेक कर लो। आपने नाम पते एड्रेस वगैरह चेक करने के साथ साथ उसमें दिए गए सारे डिटेल्स ध्यान से पढ़ने हैं, एग्रीमेंट सेल की तरह। कहीं इसमें कोई ऐसा कॉलम तो नहीं है जो किसी और के लिए बनाया गया हो और वो आप पे लागू ही ना होता हो और आप साइन कर दें।
और बेहतर ये रहेगा कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन का कार्य रखा जाता है उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस का, तहसील का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने ली है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर है, टाउन सेट में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी वो उसके हिसाब से आपने उस कंसर्ट डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ जाने से पहले कोशिश करिएगा कि उसके एक दिन पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। इस टाइम पेपर आ जाना चाहिए, कोर्ट की फ़ीस का ऑनलाइन डिटेल जाता है, ऑनलाइन पेमेंट जाती है, उसकी रिसिप्ट आ जानी चाहिए। आपने TDS डिडक्ट करनी है वो आप कर लीजिएगा, फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा। सेल डीड में दिए गए सारे डिटेल्स ध्यानपूर्वक पढ़ लें, आप सेलर हैं या परचेज़र हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेलर हैं आपने गलत डिटेल दे दी है, इसका मतलब आपने गलत प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर दी है। प्रॉपर्टी जब भी सेल डीड की बात आती है, रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो उस सेल डीड के अंदर वो सारे पीछे के हवाले दिए जाते हैं जो प्रॉपर्टी जितनी बार बिकी हुई है, जिस डिपार्टमेंट से अलॉट हुई है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, वो उस हिसाब से उसके अंदर सारे डिटेल फुलफिल किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की, तो सोसाइटी कब अलॉट हुई थी, कब उसका मेंबरशिप हुई थी, कब उसका पोजीशन हुआ था, इन सारे डिटेल्स के साथ साथ कितनी बार बिकी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कन्वे डीड हुई तो उसका डिटेल क्या है, वो सारे वॉल्यूम नंबर, बुक नंबर, पेज नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स होते हैं वो उनका सारा हवाला सेल डीड में दिया जाता है। आपने जो भी पेमेंट दी, 5 लाख की दी, 10 लाख की दी, 50 लाख रुपए की दी, आपने TDS डिडक्ट किया, वो सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल 100% उस पर सही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रॉपर्टी पे जो नाम है वो मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं तो उन्हें मैच करवाना है या उस पर एलियास लिखवाना है। वो कंसर्ट पर्सन जो भी एडवोकेट होगा, सेल डीड राइटर होगा, वो आपको बता देगा। जिस समय आप जो है आप सेलर हैं, परचेज़र हैं, रजिस्ट्रेशन की इस फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपने एक रिसीविंग ज़रूर ले ली है। सेलर हैं, आपने किन किन डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर किया है। कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो तो ये ना हो कि ये पेपर आपने नहीं दिया था, ये पेपर हमने नहीं लिया। एक तुरंत एक जो है रिसिप्ट बनाइए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का हवाला दीजिए और जो है परचेज़र को देने के साथ साथ आप उनसे रिसीविंग ले लें। उसकी 2 कॉपियाँ लें, एक परचेज़र को दे दें, एक सेलर को दे दें। इससे आने वाले समय में ये गलती नहीं होती और ना ही कोई संशय बचता है कि ये इस पेपर का आदान प्रदान नहीं हुआ है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले सारी पेमेंट आपको मिल जानी चाहिए यदि आप सेलर हैं। चेक के केस में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल इश्यूज हो जाती है बैंक की तरफ से, कई बारी चेक बाउंस हो जाता है। उस केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो डिस्प्यूट की तरफ ले जाती हैं, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है। आप हमेशा परचेजर को बोलिए कि आप DD लेके आइए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। आजकल तो बड़ा इजी है, सुबह सुबह बैंक जाइए, ट्रांजैक्शन करिए और आके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। साथ में और भी सही सारी चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना है। पोजीशन फिजिकल ही लेना है। जिस समय सेल डीड बन रही होगी, वो पेमेंट आपने दे दी होगी, एक पोजीशन लेटर वहीं पे साइन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जब भी आते हैं, फिजिकल पोजीशन आपने लेनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी किराए पे है या किसी और के पास है, कैसे नहीं है, इस चीज़ की जांच आपने पहले ही कर ली होगी जिस दिन आप प्रॉपर्टी की मीटिंग करने आए हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया था तो आप आज वीडियो देख रहे हैं, आपको करना है। जब भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल हमें जो है पोजीशन मिलनी चाहिए। एग्रीमेंट पे भी ये लिखा जाएगा कि जो है प्रॉपर्टी साफ़ सुथरे तरीके से हमें सेल डीड के साथ जब भी हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन होता है मिलेगी खाली पोजीशन पे। इस तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जिन पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो की वजह से कोई प्रॉफिट हुआ है, कभी आपको कोई लाभ हो रहा है, आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई लाभ हुआ है मुझे, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आने वाला कैसा वीडियो हो, किन चर्चों पे हमें बनानी चाहिए, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।